हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैप्टर 4 में हम सीख चुके थे कि रिस्क असेस कैसे करते हैं। उसके लिए अलग अलग टेक्निक सीखी हमने। जजमेंट, डेल्फी अप्रोच, सिमुलेशन, डिसीजन ट्री और बाकी सब अप्रोच, जिससे हमें पता चल गया कि रिस्क कितना है। फॉर एग्जांपल, हमने वो कोई भी अप्रोच लगाई और हमें पता चल गया कि रिस्क कितना है। अब बारी है रिस्क रिस्पॉन्स की, चैप्टर 5 की। अब वो बताता है कि हम रिस्क रिस्पॉन्स, हमें मान लो रिस्क पता चल चुका है कि 10 करोड़ का रिस्क है। हम देखेंगे कितना हमारे पास टॉलरेबल है। बाकी जो टॉलरेबल नहीं है तो उसका क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। तो ये सब चैप्टर 5 में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसने फिक्स कर दिया कि मैं तो सिर्फ 5 करोड़ तक का ही रिस्क एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो एक ब्रॉडर विजन हो गया बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट। उसे सोच लिया कि 5 करोड़ तक का रिस्क ओके है। अगर हमें मार्केट शेयर ग्रो करना है तो इतना रिस्क लेना पड़ेगा। तो विजन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया इतना रिस्क। इसको बोलते हैं रिस्क एपेटाइट। Risk appetite is a level of risk an organization is or individual is willing to accept or tolerate in pursuit of its objectives. लेकिन रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस में फर्क होता है। रिस्क एपेटाइट क्या होता है कि मैंने बिजनेस शुरू करने से पहले या फिर प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले सोच लिया कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इतना रिस्क एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मेरा रिस्क एपेटाइट। अब ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट काफी सारे चेंजेस आते हैं। मान लो अब मैंने सोचा 5 करोड़ तक का चल जाएगा, लेकिन जब मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया छोटी छोटी चीजें आने लगी तो रिस्क चेंज होने लग गया। तो मान लो पर्टिकुलर प्रोसेस शुरू करा, जैसे सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ गई, टेक में प्रॉब्लम आ गई, तो एक नया रिस्क आ गया। तो वो रिस्क मैं कितना टॉलरेट कर सकता हूँ। मतलब हुआ क्या कि रिस्क एपेटाइट मेरा लॉन्ग टर्म विजन के लिए था, लेकिन मेरा रिस्क टॉलरेंस है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए। शॉर्ट टर्म चीज़ों में जो चीज़ देखता हूँ उसको बोलता हूँ रिस्क टॉलरेंस। उसमें रिस्क ट्रीटमेंट अप्लाइड होता है। फॉर एग्जांपल, रिस्क ट्रीटमेंट क्या अप्लाइड होता है, जैसे मैंने सोचा कि मैं एक प्रोजेक्ट था 5 करोड़ तक का, वो तो हो गया मेरा रिस्क एपेटाइट। अब प्रोजेक्ट लॉन्च करते-करते टाइम नया रिस्क आ गया। अब मैंने नया रिस्क को एलिमिनेट भी किया, फिर भी वो थोड़ा बहुत रिस्क बच रहा है। वो है मेरा रिस्क टॉलरेंस। क्या वो मैं टॉलरेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? मतलब वो रिस्क मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? उसको बोलते हैं रिस्क टॉलरेंस। लेट्स स्टार्ट। तो अलग-अलग सोर्सेज़ हैं जिन्होंने अपनी-अपनी डेफिनिशन दी है रिस्क एपेटाइट की और टॉलरेंस की। ये डेफिनेशन में से एक एमसीक्यू आपके, जो इस चैप्टर के एमसीक्यू वाला पार्ट है, आईसीए ने कवर किया हुआ है, तो उसको रीड करना पड़ेगा ही और बेनिफिशियल भी होगा आपके लिए। अमाउंट एंड टाइप ऑफ अ रिस्क दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू एक्सेप्ट और रिटेन। तो आईएसओ 73, आईएसओ 31000 कहते हैं कि जितना रिस्क ऑर्गेनाइजेशन परस्यू कर सकता है, परस्यू मतलब एक स्ट्रेटजी बनाते टाइम सोच सकता है कितना रिस्क हो सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं रिस्क एपेटाइट। The organization or stakeholder readiness to bear the risk after risk treatment in order to achieve its objective। जिसमें ट्रीटमेंट अप्लाई कर चुके हो। ट्रीटमेंट अलग तरीके का हो सकता है, ऐसा कि इतने में से इतने रिस्क में से आप अवॉइड भी कर चुके हो या फिर ट्रांसफर भी कर चुके हो। ट्रांसफर का मतलब है इंश्योरेंस भी ले चुके हो। इसके अलावा जो रिस्क बचाता है उसका क्या किया जाए, उसको बोलते हैं रिस्क टॉलरेंस। बी एस 31,100 2008, इसकी भी डेफिनेशन यही सेम है जो आईएसओ ने दी है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन अलग है। Risk appetite is total exposed amount that organization wishes to undertake on the basis of risk return trade-off or one or more desired or expected outcomes। Similar ही चीज है, बस कहने का तरीका अलग है। Risk tolerance is the amount of uncertainty organization prepared to accept total or narrowly within a certain business unit a particular risk category or specific initiative। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस में? सबसे पहला, रिस्क एपेटाइट एपेटाइट होता है अमाउंट ऑफ रिस्क ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू लीव और विलिंग टू एक्सेप्ट। मतलब कितना रिस्क ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर लेगा। रिस्क टॉलरेंस बताता है मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल बियॉन्ड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन विल और बियॉन्ड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लूजेस। मतलब रिस्क टॉलरेंस में आप बता देते हो अपनी लिमिट। मतलब फॉर एग्जांपल 1 करोड़ टू 5 करोड़ टॉलरेबल है। इसके बीच में हुआ तो ओके है, लेकिन आप रिस्क एपेटाइट में बताते हो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कि कितना टॉलरेट कर सकते हो रिस्क। तो दोनों में डिफरेंस है। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है, आपका विजन दोनों हो सकता है। रिस्क आप दोनों लेते हो। क्वांटिटेटिव रिस्क हो गया मॉनेटरी वाइज, क्वालिटेटिव हो गया रेपुटेशनल रिस्क। तो आप अपने रेपुटेशनल रिस्क को भी बताते हो कि मान लो रेपुटेशन का कितना डैमेज चल जाएगा। लीगल लायबिलिटी आती है तो कितना लायबिलिटी चल जाएगी। तो क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी। लेकिन रिस्क टॉलरेंस सिर्फ क्वांटिटेटिव है, वो पैसे से लेने देता, क्वालिटी फैक्टर नहीं देखता। वो नहीं देखता सप्लाई चेन डिसरप्शंस क्या होने वाले हैं, रेपुटेशनल रिस्क होगा या नहीं होगा। एक्सप्रेस इन ओनली क्वांटिटेटिव टर्म्स। रिस्क एपेटाइट आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर लेते हो, लेकिन रिस्क टॉलरेंस शॉर्ट टर्म होता है। प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद जो रिस्क आते रहते हैं उसको बोलते हैं रिस्क टॉलरेंस। तो दोनों में डिफरेंस है।
फैक्टर ऑन विच रिस्क एपेटाइट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट। अब रिस्क एपेटाइट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहला नेचर ऑफ इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री के लिए रिस्क एपेटाइट अलग होगा। फॉर एग्जांपल कई रिस्की इंडस्ट्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे गैम्बलिंग इंडस्ट्री है, या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। और कई इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो सेफ होती है, फॉर एग्जांपल रिटेल बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, जहाँ पर रिस्क कम है और बिजनेस भी छोटा है। तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री पे रिस्क एपेटाइट वेरी करता है। It depends on the nature of industry to which the organization pertains. If the organization is a banking business, risk appetite is on a higher side. अगर बैंकिंग बिजनेस है तो एनपी होने का रिस्क बहुत ज्यादा है, तो हायर साइड रहेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री। स्टेजेस पे भी डिपेंड करता है। अगर नई इंडस्ट्री है तो रिस्क ज्यादा होगा, अगर मेच्योर्ड इंडस्ट्री है तो रिस्क कम होगा। इट इज अ न्यू इंडस्ट्री, इट मे हैव हाई रिस्क एपेटाइट, बट while इंडस्ट्री हैज बीन मेच्योर्ड, लो रिस्क एपेटाइट। एक स्टार्टअप होता है उसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है, लेकिन एक मेच्योर्ड इंडस्ट्री का रिस्क एपेटाइट कम होता है, क्योंकि उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सब कुछ है, तो रिस्क एपेटाइट कम होगा। तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री में पहले तो वेरी करता है। अगर जो रिस्की बिजनेस है तो रिस्क एपेटाइट ज्यादा। अगर स्टेज ऑफ बिजनेस में भी वेरी करता है, नई इंडस्ट्री है तो रिस्क एपेटाइट ज्यादा, मैच्योर्ड है तो कम। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ अ कंपनी। स्टेज ऑफ अ कंपनी पे भी वेरी करता है। अगर मान लो अर्ली स्टेज है, एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप के लिए रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है, क्योंकि हाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा एक स्टार्टिंग में। लेकिन जब मैच्योर हो जाती है कंपनी तो रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है। इन अर्ली स्टेज हाई पोटेंशियल एंड हाई रिस्क ग्रोथ स्टार्टअप कंपनीज हैव हायर रिस्क एपेटाइट which has been matured and focused on stable growth. नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर कंपनी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव फटाफट अचीव करने हैं, मतलब एग्रेसिवली मार्केटिंग करनी है, एग्रेसिवली ही एम्प्लॉय कोस्ट करनी है, एम्प्लॉयज हायर करने हैं, एग्रेसिवली काम करना है, तो रिस्क एपेटाइट भी ज्यादा रखो। जब ज्यादा रिस्क होगा तो रिटर्न्स भी ज्यादा होंगे। इट मैटर्स हाउ अग्रेसिव द कंपनी परस्यूज ऑब्जेक्टिव। द परस्यूज ऑब्जेक्टिव्स एग्रेसिवली, देन इट हैव हाई रिस्क एपेटाइट। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें पैसे ही बहुत ज्यादा पड़े हैं, तो वो रिस्क लेने के लिए ज्यादा रेडी है, तो उसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होगा। कंपनी विद मोर रिसोर्सेज विल बी विलिंग टू एक्सेप्ट हायर रिस्क देन द कंपनी विद लोअर रिसोर्सेज। सबसे पहला है नेचर ऑफ इंडस्ट्री। नेचर ऑफ इंडस्ट्री मतलब नेचर ऑफ इंडस्ट्री वेरी करता है कौन सी इंडस्ट्री में। जैसे बैंकिंग में तो रिस्क ज्यादा होगा। उसके अलावा वेरी करता है कि कौन से स्टेज पे हो। अगर अर्ली स्टेज पे हो तो रिस्क ज्यादा, लेटर स्टेज पे हो तो रिस्क कम। सिमिलर विद स्टेज ऑफ कंपनी। नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्रेसिवली जल्दी अचीव करना चाहते हो तो रिस्क एपेटाइट ज्यादा। अगर आराम से अचीव करना चाहते हो, एग्रेसिवली नहीं वर्क करना चाहते, तो रिस्क एपेटाइट कम। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बहुत पैसे पड़े हुए हैं तो रिस्क एपेटाइट ज्यादा, क्योंकि रिटर्न भी ज्यादा होगी। रिस्क एपेटाइट का क्या रोल रहता है? रिस्क एपेटाइट डिसाइड कर लेने से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या रोल है? सबसे पहला, फाउंडेशन ऑफ रिस्क कल्चर। अगर आप अपना रिस्क एपेटाइट ही नहीं बताओगे, मान लो रिस्क एपेटाइट आपने बता दिया कि 5 करोड़ का रिस्क रखना है, तो 5 करोड़ का रिस्क रखना है, बोर्ड ने डिसाइड कर लिया इतना रिस्क एपेटाइट है हमारा, तो वही कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा ना आगे सबको। मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट होगा कि ताकि वो रिस्क को कंसिडर करें, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी एक्शन ले रहे हैं, कोई भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो रिस्क को ध्यान में रखें। तो रिस्क कल्चर डेवलप होगा सबसे पहले तो। सिंस रिस्क एपेटाइट इज जनरली सेट अप बाय बोर्ड और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, it lays down the foundation for risk culture for lower levels. Identification of new risk. आपको अलग अलग रिस्क का पता चलता है ड्यूरिंग द पीरियड। To keep updated changing risk landscape, frequent risk assessment is made which helps in identifying new risk. फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जब रिस्क पता होगा तो आप फोकस भी करोगे कि रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर कोई अनइवन रिस्क आ गया तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। अगर ऑलरेडी डिसाइडेड होगा कि 5 करोड़ तक का रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं, 5 करोड़ तक का रिस्क हो सकता है, तो आप सोचोगे कि उस रिस्क को कैसे कम किया जाए रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स लगा के। रेगुलर क्वांटिफिकेशन एग्रेशन हेल्प्स टू सेट प्रायोरिटीज, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। और इसके अलावा ये भी हेल्प होगी कि मान लो मल्टीपल रिस्क आ रहे हैं तो प्रायोरिटी किसको दी जाए। Monitoring of performance. Once the limits of risk appetite are set, it become easy to monitor and reporting of performance of individual division units. हर किसी को रिस्क की लिमिट अलॉट कर दी गई है हर डिपार्टमेंट में, तो फिर रिपोर्टिंग भी इजी होगी कि वो अपने जो रिस्क एपेटाइट अलॉट किया गया उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। Optimization of cost and benefit. Since the framework of controls are calibrated with the line of risk appetite, it helps to optimize cost and benefit. Cost and benefit easy होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता है कि प्रोजेक्ट है जिसमें कॉस्ट आने वाली है 10 लाख रुपए की रिस्क को कम करने के लिए, लेकिन उससे बेनिफिट 5 लाख है, तो क्या किया जाए? तो रिस्क को इग्नोर ही करना पड़ेगा। अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट को ही इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप उसको रिस्क को ओवरकम करने जाते भी हो, कॉस्ट ही ज्यादा आने वाली है और बेनिफिट कम है, तो इसीलिए इग्नोर ही किया जाएगा। तो इस चीज की भी हेल्प होती है। वैल्यू टू द कंपनी। जो कंपनी रिस्क मैनेजमेंट लेके चलती है उसमें इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं उस कंपनी की
क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्क प्रोफाइल अगेंस्ट रिस्क एपेटाइट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स टू कीप एरियाज व्हिच आर इफेक्टिव टू रिस्क मैनेजमेंट। बेनिफिट्स क्या-क्या होंगे रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट के? सबसे पहले हमने पढ़ा रोल क्या है। अगर रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट बता देंगे तो क्या-क्या चीज़ें होंगी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले तो रिस्क कल्चर बन जाएगा। हर कोई रिस्क एपेटाइट को दिमाग में लेके ही डिसीजंस लेगा। कोई भी नए रिस्क है, वो ईज़िली पता चल जाएँगे। फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल। एंटिटी का फोकस रिस्क को कंट्रोल करने पे जाएगा, उसको मैनेज कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, इवैल्यूएट कैसे किया जाए अलग-अलग टेक्निक से। मॉनिटर की जाएगी परफॉर्मेंस। हर एक किसी की जो क्योंकि डिपार्टमेंट को अलाइन्ड होगी सारी की सारी चीज़ें। उसकी टॉलरेंस के लिमिट के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट। वैल्यू टू द कंपनी लास्ट में कंपनी की अल्टीमेट ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि जब बाद में चीज़ें पता चलती है ना कि अलग-अलग नया रिस्क आ गया, तो पहले सोचा भी नहीं था, तो बाद में जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या-क्या बेनिफिट्स है रिस्क मैनेजमेंट स्टेटमेंट के? सबसे पहले तो बेटर रिस्क मैनेजमेंट। एंटिटी में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया रहेगा, जो कि हेल्प करेगा जनरेट वैल्यू एंड अवॉइड इनटॉलरेबल लॉसेस। कुछ सडन नहीं आएगा, सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। वेल इन्फॉर्म्ड रिस्क में बेस्ड डिसीजंस होंगे क्योंकि पहले ही डिसाइडेड है, सोचा हुआ था कि इतना रिस्क होगा, तो डिसीजन भी उसके अकॉर्डिंग ही लाइन होंगे पहले। बेटर रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। हम सोच के चलेंगे, मान लो हमने सोच लिया कि 5 करोड़ तक का रिस्क है, तो एक्सपेक्टेशन भी उतनी होगी रिटर्न की। अगर सोचेंगे ज़्यादा रिस्क है तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा, कम रिस्क है तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी कम। It helps to allocate scarce resources to organization in a better manner to achieve better risk and return trade-off. Improved transparency. जब हर एक डिपार्टमेंट में रिस्क एपेटाइट कम्युनिकेटेड होगा और वो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट भी कर रहे होंगे तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी। It helps to improve transparency for various stakeholders, investors, regulators and other agencies. एक ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट स्टेटमेंट लगी हुई है, इन्वेस्टर भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, रेगुलेटर्स को भी लगेगा कि कंपनी कंप्लायंस कर रही है। Alignment with stakeholders. It helps stakeholders to get aligned on the same page on quantum of and type of the risk organization is willing to take. शेयर होल्डर्स को भी पता चल जाएगा कौन कौन सा रिस्क एक ऑर्गेनाइजेशन लेने के लिए तैयार है और क्या क्या करने वाली है, ताकि वो उस कंपनी में डिसाइड कर पाए इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। वो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये था रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट क्या है? एक रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन विलिंग टू टेक है, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से कितना रिस्क ऑर्गेनाइजेशन लेने के लिए तैयार है। रिस्क एपेटाइट और टॉलरेंस में बेसिक फर्क है कि रिस्क एपेटाइट डिसाइड होता है बिफोर द प्रोजेक्ट, टॉलरेंस डिसाइड होता है आफ्टर द प्रोजेक्ट। और रिस्क एपेटाइट देखता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों, टॉलरेंस देखता है सिर्फ क्वांटिटेटिव। रिस्क एपेटाइट लॉन्ग टर्म है, लेकिन रिस्क टॉलरेंस शॉर्ट टर्म है। क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं? नेचर ऑफ इंडस्ट्री, स्टेज ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एक बेसिक बेनिफिट्स, जो कि आप नाम से ही काफी क्लियर हैं क्या बेनिफिट्स होंगे रिस्क मैनेजमेंट के या रिस्क एपेटाइट। नेक्स्ट एक रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट बनाते टाइम कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है फॉर रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है कि हमें तो फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है कि हमें स्टेबल प्रॉफिट्स चाहिए, तो रिस्क एपेटाइट कम होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन के अकॉर्डिंग रिस्क एपेटाइट डिसाइड होती है। सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी सोचो। Risk identified should be in line with the organization strategy. It involves critical thinking, organization mission, objective and vision and वैल्यू ड्राइवर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन क्या है, उसके बेस पे अपने रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट डिफाइन करो। तो पहला प्रिंसिपल तो ये हो गया। एंगेज द राइट स्टेक होल्डर्स। अब रिस्क एपेटाइट बनाना सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है, सभी को इन्वॉल्व करो, बोर्ड को इन्वॉल्व करो, सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करो, डिपार्टमेंट हेड्स को इन्वॉल्व करो और सभी के ओपिनियंस लो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन सा रिस्क हो रहा है, उसके बेस पे रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट बनाओ। Engage stakeholders such as board, senior management, business unit heads or head of finance department is necessary. Risk capacity. Risk capacity होता है कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, मतलब कितनी कैपेसिटी है रिस्क लेने की। रिस्क एपेटाइट हमेशा कम होती है रिस्क कैपेसिटी से। रिस्क कैपेसिटी इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स सच एज अवेलेबल फंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जांपल अगर फंड्स ही मान लो कंपनी के पास 10 करोड़ पड़े हैं, तो 12 करोड़ का रिस्क तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो 10 करोड़ से कम ही होगा। तो रिस्क एपेटाइट शुड बी लेस देन रिस्क कैपेसिटी टू क्रिएट सफिशिएंट बफर। अप्रूवल ऑफ बोर्ड। जब रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट बन जाए तो बोर्ड से पूछो, अप्रूवल लो बोर्ड की। शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड देन आर्टिकुलेटेड टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर कोई ऐसा फ्रेमवर्क है, कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो कहती है कि पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉलो करना है, तो वो वाला फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी एपेटाइट डिसाइड करने में। इफ देयर इज एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द एपेटाइट शुड बी कंप्लाइड विद। कॉमन लैंग्वेज। रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट इसमें वो वाली लैंग्वेज में होनी चाहिए सबको समझ आ जाए, इंग्लिश में या हिंदी में।
ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल जापानीज है तो किसी को समझ ही ना आए। Should be expressed in common language taxonomy to be used throughout the organization. This should enable all stakeholders to make decisions in intelligent manner. Monitoring and evaluation. एक बार रिस्क स्टेटमेंट बना ली मतलब बन गई, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूसली मॉनिटर करो उसको, अगर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है तो चेंज करो। इट शुड बी रिव्यूड एंड इवेल्युएटेड पीरियडिकली। तो कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले तो अपना विजन देखो, कौन कैसी ग्रोथ चाहते हो, स्टेबल प्रॉफिट्स, फास्ट ग्रोथ, द राइट स्टेक होल्डर, सबको इन्वॉल्व करो बनाते टाइम। रिस्क कैपेसिटी से आगे नहीं जाना, जितने फंड्स पड़े हैं उससे ऊपर का रिस्क नहीं लेना। अप्रूवल ऑफ बोर्ड, बोर्ड से अप्रूव्ड होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज में होनी चाहिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो उसको मीट करो। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, चेंजेस करने चाहिए, रिव्यू करनी चाहिए उसको। नेक्स्ट है कंक्लूजन, रिस्क एपेटाइट के रिलेटेड। सबसे पहला सब्जेक्टिविटी। रिस्क एपेटाइट में सब्जेक्टिविटी तो इन्वॉल्व होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क एपेटाइट अलग है, इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, हर एक इंडस्ट्री का तो रिस्क एपेटाइट काफी है, सब्जेक्टिव है, तो बायसनेस इन्वॉल्व है, सफिशिएंट जजमेंट डाटा के बेस पे रिस्क एपेटाइट डिसाइड करनी चाहिए। Subjective concept can vary from organization or individual to another. Different entity may have different attitude towards risk. कहीं रिस्क अवर्स होते हैं, कहीं रिस्क लेने के लिए बहुत रेडी होते हैं, हाई रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं। रिस्क टॉलरेंस, while risk appetite is over a willingness to take a risk tolerance is specific risk that organization willing to accept for a particular activity or objective। जो पढ़ा ऑलरेडी, रिस्क एपेटाइट क्या होता है, रिस्क टॉलरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव्स, कहीं होते हैं रिस्क फट्टू और कहीं होते हैं रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है आपका, मान लो आप चाहते हो जल्दी ग्रोथ करना और आप चाहते हो रिस्क भी ज्यादा लेना, तो रिस्क ज्यादा लो। अगर कम रिस्क चाहते हो तो रिटर्न भी कम हो, तो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्ट्राइक का बैलेंस बिटवीन रिस्क टेकिंग एंड रिस्क अवॉइडेंस। कम्युनिकेशन एंड गवर्नेंस, जो भी रिस्क स्टेटमेंट बना दिया तो उसको अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करो सभी डिपार्टमेंट्स में कि इतने रिस्क एपेटाइट है, इससे रिस्क को कम रखना है, और चेक भी करो कि वो पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। This involves setting up governance structure to oversee and enforce risk management policy. Risk culture, risk appetite is closely related to organization risk culture. ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क कल्चर अलग अलग होगा, कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार होता है और कहीं कम, तो वेरी करती है चीजें। शेयर्ड वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स रिलेटेड टू रिस्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करो, कोई नई गवर्नमेंट की पॉलिसी तो नहीं आने वाली जिससे ज्यादा रिस्क एपेटाइट रखना पड़ सकता है, तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। सच रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कोई मार्केट कंडीशंस तो नहीं है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कैन इन्फ्लुएंस द रिस्क एपेटाइट। डायनामिक नेचर, रिस्क एपेटाइट बना लिया मतलब ये एक फाइनल स्टेटमेंट नहीं होगी, इसको चेंज करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। इट इज नॉट स्टैटिक, में चेंज ओवर टाइम। तो ये था कंप्लीट रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस। अब नेक्स्ट आता है रिस्क ट्रीटमेंट। हम सीख चुके हैं कि रिस्क कैसे निकालते हैं अलग अलग मेथड्स के थ्रू, वो भी पता चल गया। अब हमने देख लिया कि हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है, हम कितना रिस्क अलग अलग टॉलरेट कर सकते हैं। अब बारी है रिस्क को करें क्या, रिस्क को एक्सेप्ट करें, कब एक्सेप्ट करें, कब अवॉइड करें, कब ट्रीट करें, कब ट्रांसफर करें। लेट्स स्टार्ट। रिस्क ट्रीटमेंट होता है प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सूटेबल कंट्रोल मेजर्स टू एड्रेस एंड अल्टर द रिस्क। देखते हैं कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हैं। सबसे पहला है टॉलरेट। रिस्क को टॉलरेट कर लेना चाहिए जब रिस्क का इम्पैक्ट कम हो। मान लो एक रिस्क है जिसका इम्पैक्ट कम है, फॉर एग्जांपल हम कुरियर बिजनेस चलाते हैं और कभी कभी पार्सल डिले हो जाता है, चलो इतना रिस्क तो चलता है, थोड़ा वो टॉलरेट कर लेते हैं। जोमेटो या स्विगी है, कई लोग फॉल्स ऑर्डर्स, फॉल्स कंप्लेंट डाल देते हैं, चलो 5-10% तक तो चलता है, ज्यादा रिफंड्स भी इशू नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में तो बहुत हुए थे लेकिन अब नहीं हो रहे। The risk may be tolerable without any further action being taken. If it is not tolerable, ability to do anything about same may be limited. Appropriate response might involve accepting the current level of risk. इतना रिस्क एक्सेप्ट करना ही पड़ता है अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो टॉलरेबल। लेकिन कंटिजेंसी प्लान्स रखो। मान लो अगर कभी कभी कुरियर डिले हो जा रहा है तो कंटिजेंसी प्लान्स होने चाहिए। मान लो कुरियर डिले हो गया तो नेक्स्ट टाइम कोई वोचर दे दो, डिलीवरी फ्री कर दो, या फिर स्विगी में कोई कंप्लेंट आ जाती है, जोमेटो को कोई कंप्लेंट आ जाती है तो रिफंड इशू कर दो या कोई वोचर दे दो। तो कंटिजेंसी प्लान्स बनाने पड़ते हैं, तो टॉलरेबल होता है। पहले तो रिस्क एक्सेप्ट करो लेकिन कंटिजेंसी प्लान बना के रखो। नेक्स्ट है ट्रांसफर। ट्रांसफर आप रिस्क कर सकते हो, फाइनेंशियल रिस्क, मतलब अगर मान लो आपका स्टॉक है उसमें आग लग जाए, उसका आप इंश्योरेंस ले सकते हो, तो वो रिस्क आपने ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी में। व्हाट इफ रेपुटेशनल डैमेज, आपकी ब्रांड इमेज खराब हो गई, उसका तो कोई आप ट्रांसफर नहीं कर सकते वो रिस्क, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू ट्रेडिशनल इंश्योरेंस मैकेनिज्म बाय और आउटसोर्सिंग द रिस्क टू अ थर्ड party. The option is particularly good for mitigating financial risk, but not for generally not possible to transfer reputational risk. Next है terminate. Terminate का मतलब होता है some risk can only be treatable, containable to acceptable level, but terminating the activity
itself. फॉर एग्जांपल, आपने एक लैंड है, लैंड में डिस्प्यूट चल रहे हैं, उस डिस्प्यूट से आपको पैसा आना 10 लाख रुपए, लेकिन एडवोकेट कह रहा है कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, तुम क्या करोगे फिर उस टाइम पे? तो ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करना ही ज़रूरी है, टर्मिनेट कर दो। The option may be particularly important in the project if the cost of treating the risk does not make any activity viable. For example, एक लैंड एक्विजिशन है जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है, the particular land may be risky but the cost of legal fees is high, it is better to terminate the project. लास्ट ट्रीट, जनरली सारे रिस्क का ट्रीटमेंट यही होता है, इसको ट्रीट करो इंटरनल कंट्रोल लगा के। फॉर एग्जांपल, अगर कंप्लेंट्स आ रही हैं तो हेल्प डेस्क ज़्यादा रखो, उसको प्रूव करो, जानो कि कंप्लेंट का रीज़न क्या है, प्रोजेक्ट डिले हो जा रहा है तो देखो कि डिलीवरी का रीजंस क्या है, उसको ट्रीट करो, कंट्रोल्स लगाओ। By the large number of risks will be treated in this way, the purpose of the treatment is to continue with the activity giving rise to risk, and internal control is taken to reduce the risk to an acceptable level. तो चार ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो, टॉलरेट कर लो उसको, उसके बाद ट्रांसफर कर दो, टर्मिनेट कर दो, और लास्ट ट्रीट करो उसको। तो चारों में से कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, आप ये एग्जॉस्टिव है, आप एक की जगह दो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ पार्ट के लिए एक्सेप्ट, कुछ पार्ट के लिए टॉलरेट और कुछ पार्ट के लिए ट्रांसफर। तो ये था रिस्क ट्रीटमेंट प्लान्स। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग रिस्क। कंट्रोलिंग रिस्क होता है कि रिस्क के इम्पैक्ट को कम करना या फिर एलिमिनेट करना। रिस्क कंट्रोल involves implementation of strategy of business to assess the potential loss and mitigate the associated risk. सबसे पहले देखना है कितना लॉस हो सकता है और उसको मिटिगेट करना है या फिर एलिमिनेट करना। रिस्क कंट्रोल फैसिलिटेट प्रोएक्टिव एडजस्टमेंट टू मिनिमाइज द रिस्क क्रॉस ऑल द डोमेन्स, अल्टीमेटली एडिंग कंपनीज इन कर्टेलिंग द पोटेंशियल लॉसेस। मतलब इंटरनल कंट्रोल लगा देना ताकि ऑलरेडी इनहेरेंट रिस्क कम हो जाए, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग रिस्क। Risk controls enables sufficient importance for the viability of the organization. It enables a company to achieve its objective financial goal by safeguarding it against risk. Controlling risk help करता है रिस्क से safeguard करने में। रिस्क मैनेजमेंट वर्सेस रिस्क कंट्रोल। रिस्क मैनेजमेंट होता है पूरी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करना, अलग अलग टेक्निक से उसको असेस करना, फिर मिटिगेट करना अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू। रिस्क मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट एक बैकग्राउंड, पूरे एक कंप्लीट चेन है, लेकिन रिस्क कंट्रोल एक पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। Although risk control is a part of risk management, it is only one part. Two concepts are not the same. Risk management क्या end-to-end process of identifying risk and handling risk. लेकिन risk control क्या है? Is mitigating risk by implementing the operational process. Controlling risk is a critical aspect of active risk management. The goal is not always to eliminate all risk, but at the same level, risk is inherent in business project, but rather to manage and mitigate to acceptable level. क्योंकि हमने देखा रेसिडुअल रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, इनहेरेंट रिस्क होता है उसको कंट्रोल लगा के कम कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता ही है, उसको भी एक्सेप्टेबल लेवल तक कंप्लीट कर देना, उसको बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। और कंट्रोलिंग रिस्क, क्या स्टेप्स हैं रिस्क को कंट्रोल करने में रिस्क मैनेजमेंट में? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, रिस्क को आइडेंटिफाई करो किसके बेस पे? हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सोच के कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है, कंसल्टिंग विद स्टेक होल्डर्स, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। रिस्क असेस करो, सोचो कि रिस्क कितना है, कितना हो सकता है, वो अलग अलग टूल्स है, डेल्फी अप्रोच, सिमुलेशन टेक्निक्स, ठीक है। इवेल्युएट एंड प्राइस रिस्क बेस्ड ऑन द पोटेंशियल इंपैक्ट एंड लाइकलीहुड। रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग, अब रिस्क को ट्रीट करो अलग अलग कंट्रोल्स लगा के, ट्रांसफर करके, एक्सेप्ट करके, अलग अलग स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करके, प्रिवेंटिव मेजर, ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरेंस और डेवलपिंग कंटिजेंसी प्लान। उसके अलावा रिस्क मॉनिटरिंग करो, जो हमने प्लान लगाए हैं क्या उससे रिस्क कम हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा। इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड। रिस्क कम्युनिकेशन, पूरे डिपार्टमेंट में या पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर दो रिस्क स्ट्रेटजीज। कम्युनिकेट रिस्क एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी टू स्टेक होल्डर्स। रिस्क ट्रांसफर, अगर कोई रिस्क ट्रांसफर हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस लेके ट्रांसफर कर लो, परचेजिंग इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग सर्टेन एक्टिविटीज और एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स that allocate risk to other parties. Diversification, डिवर्सिफिकेशन का मतलब है एक सप्लायर से रॉ मटेरियल मतलब मल्टीपल से लो, अगर एक ने रॉ मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो दूसरे सप्लायर पे शिफ्ट हो पाओ, इससे क्या होता है, रिस्क क्या हो जाता है, डिवर्सिफाई हो जाता है। डिवर्सिफाई रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस टू स्प्रेड रिस्क, दिस स्पेशली रेलेवेंट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेयर डिवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प मिटिगेट पुअर परफॉर्मिंग एसेट। ऐसे ही हम स्टॉक्स बाय करते टाइम रिस्क डिवर्सिफाई करते हैं, एक स्टॉक मत खरीदो, मल्टीपल खरीदो ताकि रिस्क डिवर्सिफाई हो जाए, अगर एक में लॉस भी हो रहा है तो दूसरे में गेन हो जाए तो रिस्क ओवरकम हो जाए। सिनेरियो प्लानिंग, अलग अलग सिनेरियो इमेजिन करो और रिस्क चेक करो, अलग अलग सिनेरियो में क्या हो सकता है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और मोस्ट लाइकली सिनेरियोज। एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर डिफरेंट पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियोज। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे इंप्रूव करते रहो, अपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और इंप्रूव करते रहो
जो पहले गलतियां हुई हैं उससे सीखो। Regular review and improve the risk management process. This involves learning from past experiences, conducting post-event evaluations, updating risk management plans, crisis management planning. कंटिजेंट प्लानिंग तो होनी ही चाहिए। अगर लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर तो होना ही चाहिए। डेवलप अ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान दैट आउटलाइंस हाउ द ऑर्गेनाइजेशन will respond and recover from major risk event. Having clear communication protocols, designed response team and predefined recovery strategies for that. तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं रिस्क कंट्रोल करने के लिए जो कि बेसिक है। आइडेंटिफाई करो, उसके बेस पे क्वांटिफाई करो रिस्क है कितना, असेस करो, मिटिगेट करो, उसके बाद वही 4 पॉलिसीज लगा के ट्रीट, टॉलरेट, ट्रांसफर और ट्रीट, रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क कम्युनिकेशन, ट्रांसफर, बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। नेक्स्ट टॉपिक है कंटिजेंसी प्लानिंग। कंटिजेंसी प्लानिंग है कि फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए अवेयर रहना, ऑलरेडी प्लान करके रखना जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज आ सकती है, उसको बोलते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग। एम्ड एट प्रिपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पोटेंशियल डिसरप्शन, जो आने वाली डिसरप्शन है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। फॉर एग्जाम्पल आग लगने वाली है या फिर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होने वाली है, तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना। तो कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए क्या क्या एलिमेंट्स और स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट। सोचो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान वालों ने टेररिस्ट अटैक किया था इंडिया में, तो पॉसिबिलिटी है लड़ाई होने की। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर्स, कोई टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, रेगुलेटरी चेंजेस और कोई भी रिस्क हो सकता है। तो एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग देखो कि कौन कौन सा रिस्क हो सकते हैं। क्रिटिकल एसेट आइडेंटिफिकेशन, देखो कि उनमें से जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कस्टमर का डाटा, सर्वर्स या फिर पावर बैकअप। आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज क्रिटिकल एसेट्स, दे आर एसेंशियल फॉर योर ऑपरेशन, इफ डिसरप्टेड कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अब देखो इम्पैक्ट एनालिसिस, अगर लेट्स से सर्वर डाउन हो जाता है या कस्टमर का डेटा लॉस हो जाता है तो कितना लॉस हो जाएगा, कितने का लॉस हो सकता है, कितना इम्पैक्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर चीज पे। फॉर एग्जांपल वॉर हो जाती है तो इंडिया पे कितना इम्पैक्ट हो सकता है, उस चीज को इवेल्युएट कर। इवेल्युएट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क ऑन क्रिटिकल एसेट्स एंड प्रोसेसेस। अंडरस्टैंड द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, ऑपरेशनल डिसरप्शन, रेपुटेशनल डैमेज, अदर रेलेवेंट फैक्टर्स। कितना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रेपुटेशनल डैमेज कितना हो सकता है। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, अब सोचो कि तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि अगर लेट्स से नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, उसको कैसे ओवरकम करोगे। कोई आग लग जाती है तो उसको कैसे ओवरकम करोगे, उसका बैकअप प्लान बनाना, उसको बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। दिस कुड इन्वॉल्व रिडंडेंसी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और अदर मेजर्स। कंटिजेंट प्लानिंग टीम, एक टीम तैयार करना जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को इवेल्युएट करके चलेगी। लेट्स से अगर कुछ हो जाता है तो वो कंटिजेंसी प्लानिंग टीम होनी चाहिए जो कि आपको अनसर्टेन इवेंट्स को ओवरकम करने में हेल्प करेगी। Establish a team responsible for contingency planning to ensure comprehensive and well-informed approach. Developing contingency plans. अलग अलग सिनेरियो इमेजिन करके देखो कि लेट से कंटिजेंट प्लान्स होने चाहिए। कंटिजेंट प्लान्स का मतलब है बैकअप होना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर आग लग सकती है तो फायर बैकअप होना चाहिए, अगर वॉर हो सकती है तो डिफेंस इक्विपमेंट्स होने चाहिए। द प्लान मस्ट डिटेल प्रेस्क्राइब स्टेप्स टू एग्जीक्यूट इन रिएक्शन टू वेरियस पोटेंशियल सिनेरियोज। कम्युनिकेशन प्लान, टीम को क्लियरली कम्युनिकेट करके रखो कि अगर कुछ हो जाता है तो क्या क्या करना है। क्लियरली डिफाइन रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी कम्युनिकेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। टेस्टिंग एंड एक्सरसाइजेस, मॉक ड्रिल भी करवा के देखो उनकी, अगर लेट्स से वॉर हो जाती है तो वो क्या इक्विपमेंट चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, या फिर आग लग जाती है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। टेस्टिंग थ्रू सिमुलेशन एंड ड्रिल्स। रिसोर्स एलोकेशन, चेक करो कि आपके पास अगर कुछ इवेंट हो जाता है रिसोर्सेज हैं या नहीं है उसको ओवरकम करने के लिए। एडुकेट रिसोर्सेज अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड टू द पोटेंशियल डिसरप्शंस। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, उनको फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की या फिर नेचुरल डिजास्टर से बचने की ट्रेनिंग दो। Ensure employees are aware of the contingency plan, understand how they implement them. Continuous improvement, अगर पास्ट में कुछ हुआ उसके वजह से सीखो और continuously improve करते जाओ। Learn from past experiences and incorporate lessons learned from future learned into future planning. Coordination with external partners, देखो कि external partners क्या कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग चलो। या फिर एक पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट प्लान है जिसको एक्सटर्नल पार्टनर्स इम्पैक्ट होने वाला है, सप्लायर है, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखो ताकि वो रिस्क कम रहे। एक्सटर्नल पार्टनर सच एज सप्लायर, रेगुलेटरी चेंजेस और इमरजेंसी सर्विसेज। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, देखो कि अगर लेट्स से कोई प्रॉब्लम आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में तो लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कौन कौन से आ सकते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए कंटीजेंसी प्लानिंग करके चलना। एंश्योर द कंटीजेंसी प्लानिंग कंप्लाई विद द रेलेवेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हैं क्या वो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड है या नहीं है। दिस में इंक्लूड डाटा प्रोटेक्शन लॉज, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस।
तो ये था कंप्लीट चैप्टर 6 रिस्क रिस्पॉन्स। सबसे पहले हमने देखा कि रिस्क टॉलरेंस क्या होता है, रिस्क एपेटाइट क्या होता है। अगर वो पता चल गया तो रिस्क ट्रीट कैसे किया जाता है, उसकी 4 स्ट्रेटजीज़ थी। अब रिस्क को कंट्रोल कैसे किया जाता है? कंट्रोलिंग होता है कि रिस्क के इम्पैक्ट को कम कर देना। उसके बाद है कंटीजेंसी प्लानिंग कैसे की जाती है, उसके बेसिक स्टेप्स कि एक कंटीजेंसी प्लानिंग बनानी है तो क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।